गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज देखिए हम इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड फिजिक्स में जितने भी 2023-2024 बैच के लिए स्टूडेंट हैं 2023 से 2024 बैच के लिए क्लास 12 की फिजिक्स के लिए हम इस चैनल पर आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। प्रयास रहेगा कि हम आपको समय पर आपके जो भी थ्योरी होंगे, जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे, जो भी डेरिवेशन होंगे, अच्छे से अच्छे हम प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए आप और हम दोनों लोगों को एक्टिव रहना पड़ेगा कि ताकि इस चैनल के माध्यम से आपको अच्छे से जानकारी आपको मिल सके। तो देखिए 2023-2024 के लिए हम जो स्टार्ट किए हैं अपने इस चैनल पर, चैनल का नाम रहेगा कपिल सर 70, ये हमारा चैनल का नाम है। तो आपको ये बताया जाएगा कि फिजिक्स के विषय में कि जो भी 12वीं की फिजिक्स है उसमें आपको किस हिसाब से पढ़ना है, किस हिसाब से आपको मतलब कि जहाँ भी दिक्कत होती है आखिर वो समस्या क्या है जिसके कारण आपको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उसी के विषय में हम चर्चा करेंगे आज। बाकी कल से आपका स्टार्ट होगा जो भी चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, कल से वो स्टार्ट होगा। आज हम इसके विषय में पूरा का पूरा पार्ट 1 डिस्कस करेंगे कि पार्ट 1 में हमको पढ़ना कैसे है, किस हिसाब से इसको हमें सीखना है। तो पार्ट 1 जो है आपका, उसमें वैद्युत पढ़ना है और दूसरा आपको पढ़ना है चुंबक। क्या पढ़ना है? पहला वैद्युत पढ़ना है और दूसरा आपको पढ़ना है चुंबक। तो वैद्युत में जो भी चैप्टर हैं वो क्या है आपका, पहला वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, और गॉस की प्रमेय है एवं गॉस की प्रमेय ना, गॉस की प्रमेय है। चलिए दूसरा जो है हमारा, और दूसरा क्या यूनिट है, वैद्युत विभव तथा धारिता है। क्या है? वैद्युत विभव तथा धारिता है। तीसरा आपका क्या है? तीसरा आपका है वैद्युत धारा एवं किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ का नियम है ना। ये हम वैद्युत के विषय में बताएंगे आपको, वैद्युत के विषय में। उसके बाद जो दूसरा खंड है चुंबक है, तो चुंबक के विषय में भी आपको बताया जाएगा ना, चुंबक के विषय में बताएगा। तो पार्ट 1 जो है आपका, जो भी पार्ट 1 है उस पार्ट 1 में हम पार्ट 1 को पढ़ना कैसे है इसके विषय में आपको पूरा बताया जाएगा। उसके बाद जैसे ही पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे तो पार्ट 2 का भी पूरा इंट्रोडक्शन हम आपको देंगे ना, पूरा इंट्रोडक्शन देंगे जिससे आपको अच्छे से हेल्पफुल साबित होगा पूरे फिजिक्स को पढ़ने में। यानी कि फिजिक्स का जो डर है वो पूरी तरह से आपके दिमाग से निकल जाएगा। इसके लिए आपको हर एक कंटेंट को अच्छे से समझना होगा। अब जैसे कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत विभव तथा धारिता, वैद्युत धारा एवं किरचॉफ का नियम, ये क्यों इसी सीरियल से रखा गया। उसके आगे आपका जो भी चुंबक का चैप्टर है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ना, चुंबकीय पदार्थ तथा पृथ्वी का चुंबकत्व ना, उसके बाद आपका है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय तरंगे ना। ये चैप्टर क्यों रखे गए हैं, क्यों इसी सीरियल से रखे गए हैं, क्यों 12वीं में रखा गया है, इन्हीं सब का हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। और इसी से आपको क्लियर होगा कि हाँ हमको पढ़ना क्यों है और पढ़ना कैसे है, यहाँ पर यही आपको पता चलेगा।
चलिए देखिए, तो आइए, सारी चीजों का जड़ क्या है? पदार्थ। क्या है? पदार्थ। पदार्थ, मैटर ना, पदार्थ। क्योंकि पदार्थ से ही आपको पता चलेगा ना, पदार्थ से ही आपको पता चलेगा कि फिजिक्स में दो गुण होते हैं पदार्थ के। एक होता है द्रव्यमान और दूसरा होता है आवेश ना। मतलब पदार्थ के कितने गुण हैं? दो गुण हैं। एक द्रव्यमान है, दूसरा क्या है? आवेश है। एक द्रव्यमान है, दूसरा क्या है? आवेश है। ये जो द्रव्यमान है ये क्या है? पदार्थ का एक गुण है। ये जो आवेश है पदार्थ का क्या है? गुण है। बोलो, ये द्रव्यमान क्या है? पदार्थ का गुण है। आवेश क्या है? पदार्थ का गुण है। जब पदार्थ का ये दो गुण है तो इनके गुणों का हमें अध्ययन करना है ना, इन्हीं के गुणों का हमें अध्ययन करना है। और द्रव्यमान के गुणों का अध्ययन हम 11 में कर चुके हैं। द्रव्यमान के गुणों का अध्ययन हम 11 के फिजिक्स में कर चुके हैं ना। अब आवेश का अध्ययन हमें 12 में करना है। द्रव्यमान का अध्ययन हम 11 में कर चुके हैं, आवेश का अध्ययन हमको 12 में करना है। और द्रव्यमान का जो अध्ययन है हम 11 के भौतिकी में पूरा का पूरा जितना भी चैप्टर रखा गया है वो द्रव्यमान से संबंधित है। जैसे ही वहाँ पर समाप्त होता है ना, जैसे ही वहाँ पर समाप्त होता है वैसे ही हमारा 12वीं में आवेश स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही 12वीं में आवेश स्टार्ट हो जाता है ना। तो हमें आवेश के विषय में यहाँ पर जानना है। क्या? आवेश के विषय में हमें यहाँ पर जानना है। चार्ज के विषय में हमें यहाँ पर जानना है। किसके विषय में? चार्ज के विषय में हमें यहाँ पर जानना है। तो चार्ज क्या है? आवेश क्या है? अब क्यों आवेश ही रखा गया शुरू में? इसके लिए क्योंकि आवेश ही शुरू में क्यों रखा गया? क्योंकि पदार्थ का एक गुण द्रव्यमान है जिसको मैंने 11वीं में पढ़ा। पदार्थ का दूसरा गुण आवेश है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पूरे बारे के फिजिक्स में केवल आवेश की चर्चा होने वाली है। पूरे बारे के फिजिक्स में आवेश की चर्चा होने वाली है। आवेश क्या है आपको बताया जाएगा जब इसका चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। आप केवल इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो आवेश क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण ना, किसी भी पदार्थ के वह गुण जिसमें कोई अन्य पदार्थ आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, हम क्या कहते हैं? उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। तो किसी पदार्थ का वह गुण, मतलब एक पदार्थ का गुण द्रव्यमान भी है, दूसरा पदार्थ का गुण आवेश है। द्रव्यमान का गुण हमने पढ़ा, आवेश का गुण हम पढ़ेंगे। अब इससे क्या पता चलेगा? पदार्थ के हमें सारे गुण पता चल गए। बात समझ? तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई अन्य पदार्थ आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई अन्य पदार्थ आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत आवेश कहलाता है। इसीलिए पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब कोई भी आवेश का, ध्यान देना, किसी भी आवेश का जो गुण है आवेश, उस आवेश का प्रभाव कुछ न कुछ एरिया तक रहेगा। उसी आवेश का जो प्रभाव होगा वो किसी न किसी एरिया तक रहेगा। और जब किसी न किसी एरिया तक जाएगा, किसी न किसी डिस्टेंस तक जाएगा, तो वही डिस्टेंस के कारण हम वैद्युत क्षेत्र भी बोलते हैं ना। तब इसीलिए वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पहला चैप्टर रखा गया, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र ना। उसी से संबंधित गॉस का प्रमेय भी है ना, क्योंकि उसी आवेश के गुणों को अध्ययन करके गॉस ने वैद्युत क्षेत्र के विषय में, वैद्युत फ्लक्स के विषय में बताया। जब हम वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे तो आप थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि फ्लक्स क्या है, क्या है, कैसे उसको मतलब कि निकाला जाता है, कि कितना फ्लक्स हो रहा है, कितना फ्लक्स निकल रहा है। सारी चीज़ें वैद्युत फ्लक्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये पहले चैप्टर का डिस्कशन रहा। तो आवेश की विधियां क्या होती है, क्या नहीं, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सिर्फ हम इसके इंट्रोडक्शन के विषय में बता रहे हैं कि पूरा का पूरा चैप्टर में रखा क्या गया है। हमें दिक्कत क्यों होती है? इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि पूरे चैप्टर के विषय में मुझे ये नहीं पता रहता है उसमें रखा क्या गया है, कितना हमको मतलब कि उसके विषय में हमें पूरी जानकारी नहीं रहती है। अगर पूरी जानकारी रहेगी तो सारी चीज़ों को हम एनालिसिस करके बेहतर ढंग से क्लियर करते चले जाएंगे, और जो एक बोझ बना रहता है वो बोझ नहीं रहेगा। तो उसके आगे क्या पढ़ने, उसके आगे क्या है हमारा? वैद्युत विभव एवं धारिता। वैद्युत विभव एवं धारिता क्या है? वैद्युत विभव एवं धारिता। विभव क्या है? ये आवेश का ही एक गुण है। बात समझ में? विभव क्या है? ये आवेश का एक गुण है। और अगर वो गुण हमें समझ में आ गया कि ये चीज़ें हमें मतलब कि हमारी काम की है,
ना, ये चीज़ें हमारी काम की है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कलेक्टेड करने का प्रयास करेंगे। तो उसी को रखने के लिए जो हमें पढ़ना पड़ता है, जिसका नाम है वैद्युत धारिता ना। पहले तो मुझे पता चल गया कि वैद्युत जो आवेश है वो एक काम की चीज़ है ना। फिर मुझे पता चल गया कि वैद्युत आवेश का एक गुण होता है जो कि विभव होता है। और जब मुझे पता चल गया कि ये भी काम का है तो उसको हमें रखना पड़ेगा ना, काम का नहीं रखते फेंक देते ना। जब हमें पता चल गया ये काम का है तो उसको हम क्या करेंगे, किसी न किसी बर्तन में रखेंगे ना। तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं क्या, धारिता। उसी को हम क्या बोलते हैं, धारिता। तो इसलिए इसके बाद जब हमें आवश्यकता पड़ी कि इसको हमें रखना है, तो अगला उभर कर आता है चैप्टर वैद्युत विभव एवं धारिता। क्या निकल कर आता है, वैद्युत विभव एवं धारिता ना। अब तो पता चल गया कि वैद्युत विभव एवं धारिता ना। इसके बाद अभी केवल आवेश स्थिर रहा है ना। आवेश अभी स्थिर होने की बात हुई ना। तो उसके बाद जब आवेश गत करेगा, क्या करेगा, आवेश जो है क्या करेगा, गत करेगा। और गत कितने प्रकार का करेगा, 2 प्रकार का ना भाई। या तो हम एक समान चाल से चलेंगे, या तो हम असमान चाल से चलेंगे, या तो हम एक समान चाल से चलेंगे, या फिर हम परिवर्ती गत करेंगे ना। जब एक समान गत करेंगे तो आवेश एक समान गत करेगा, या तो परिवर्ती गत करेगा ना। या तो आवेश एक समान गत करेगा, या तो परिवर्ती गत करेगा। जब आवेश एक समान गत करेगा ना, जब आवेश एक समान गत करेगा तब क्या होगा बताओ। जब आवेश एक समान गत करेगा तब उत्पन्न करेगा वैद्युत धारा। क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत धारा ना। और दूसरा क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय प्रभाव। क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय क्षेत्र। तो समझिएगा, जब आवेश एक समान गत करेगा तो एक समान, क्योंकि पढ़ाया जाएगा आपको ना, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं ना। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं ना। यानी कि आवेश प्रवाह होगा मतलब आवेश गत करेगा। आवेश अगर प्रवाह होगा मतलब आवेश प्रवाह होने मतलब क्या, आवेश क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है ना। अब आवेश जब मोशन करेगा यानी गत करेगा तो क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत धारा उत्पन्न करेगा ना। वैद्युत धारा उत्पन्न करेगा, और वैद्युत धारा उत्पन्न करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। इसके विषय में हम चुंबक में आपको बताएंगे। बात समझना कि चुंबकीय क्षेत्र यानी कि धारा ही चुंबक का प्रभाव दर्शाता है। धारा ही चुंबक का प्रभाव दर्शाता है। धारा क्या दर्शाता है, चुंबक का प्रभाव। तो हम चुंबकीय क्षेत्र में इसको पढ़ने वाले हैं। दूसरी चीजें क्या है, जब आवेश परिवर्ती गत करेगा ना, जब आवेश परिवर्ती गत करेगा, और जब आवेश परिवर्ती गत करेगा तब परिवर्ती गत करेगा तब भी वैद्युत धारा उत्पन्न करता है, तब भी वैद्युत धारा उत्पन्न करता है, तब भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और परिवर्ती गत करता है जब परिवर्ती गत करता है तो एक चीज और उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण। क्या, विद्युत चुंबकीय विकिरण ना। परिवर्ती गति अगर करता है तो कुछ न कुछ भिन्नता रहेगी, और ये भिन्नता हमारी क्या होगी, विद्युत चुंबकीय विकिरण ना, विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो याद रखना, जब परिवर्ती गत करता है तो एक चीजें बदल जाती है, वो हमारा क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है। क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है। चलिए अब देखिए, तो आवेश जब एक समान से गत करेगा तो वैद्युत धारा उत्पन्न करेगा ना। और जब वैद्युत धारा उत्पन्न करेगा तो हमारा क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा ना। तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, कैसे हुआ, इसके विषय में कौन बताया ना। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या स्टार्ट होता है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चलिए देखते हैं वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। देखिए, एक साइंटिस्ट थे आपके आर्स्टेड, एक साइंटिस्ट थे आपके आर्स्टेड। आर्स्टेड ने क्या किया, आर्स्टेड ने क्या किया, पूरी दुनिया परेशान थी कि ये धारा में चुंबक ये नई चीज क्या है, धारा में चुंबक ये नई चीज क्या है। उस समय की बात है जब लोगों को ये नहीं पता था कि धारा ही चुंबक का प्रभाव दर्शाता है। आखिर ऐसा क्या है, धारा ही चुंबक का प्रभाव दर्शाता है, ये नई गुण कहाँ से आ गया। क्योंकि जब धारा के समीप मैग्नेटिक कंपास को ले जाते थे तो चुंबकीय सुई क्या थी, हिलती डुलती थी। तो लोगों को इतना जरूर पता था कि मैग्नेटिक कंपास केवल चुंबक के क्षेत्र के कारण ही ये हिल सकता है।
और कहीं न कहीं यहाँ पर चुंबक कहीं न हो, आसपास बहुत बड़े पैमाने पर चुंबक हो, इसके कारण ये विक्षेपित हो रहा है। लेकिन लोगों को ये भी इसके दिमाग में आता था कि ये मैग्नेटिक कंपास और जगह तो नहीं हिलता, लेकिन धारा के समीप ही जब ले जाते हैं तभी क्यों हिलता है। ये लोगों के मन में ये चीज़ कहीं न कहीं खलती थी। तो ऑरस्टेड ने इसको मतलब कि प्रैक्टिकल करके दर्शाया। तो ऑरस्टेड ने क्या किया, बैटरी लाया और बैटरी में तार लगाया और तार को मतलब जोड़ने के बाद उसके ऊपर मैग्नेटिक कंपास रख दिया और जैसे जैसे उसके प्लस और माइनस जीरो को जब चेंज करते थे तो होता क्या था, मैग्नेटिक कंपास कभी इस साइड हिलती थी, कभी इस साइड या कभी इस साइड हिलती थी ना। ये सवाल था, ये सवाल मतलब कि ऑरस्टेड के दिमाग में था। तो ऑरस्टेड ने जब कई बार इसका प्रयोग किया तो ऑरस्टेड पूरी दुनिया को बताया कि धारा ही चुंबक का प्रभाव दर्शाता है, धारा ही चुंबक का प्रभाव दर्शाता है। ये ऑरस्टेड ने बताया और ऑरस्टेड ने प्रयोग करके भी दिखाया दोनों दुनिया को कि देख लीजिए धारा ही चुंबक का प्रभाव दर्शाता है। तो लोगों ने इस बात को माना कि चलो ये जो सवाल था ये कम से कम सॉल्व तो हुआ किसी न किसी की मदद से। तो लोगों को पता चल गया कि धारा ही चुंबक का प्रभाव दर्शाता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम आपको यहाँ पर नहीं बताएंगे, केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होगा तो खूब डिटेल में पढ़ाई होगी, बात समझना नहीं। तो धारा ही चुंबक का प्रभाव दर्शाता है, ये लोगों को समझ में आया। अच्छा, इसके बाद वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव समझ में आ गया कि अब पांचवा चैप्टर हमारा चौथा चैप्टर वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्यों रखा। इसके बाद आता है फिर चुंबकीय पदार्थ तथा पृथ्वी का चुंबकत्व। चुंबकीय पदार्थ मतलब कि कौन कौन से चुंबकीय पदार्थ है और पृथ्वी क्यों चुंबक की भांति व्यवहार करती है, ये चैप्टर नंबर 5वां है ना। पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है ना, ऐसा आपने सुना है और जब पढ़ाएंगे वहां पर और देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, पृथ्वी क्यों चुंबक की भांति व्यवहार करती है, पृथ्वी के अंदर ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी क्रिया हो जाती है पृथ्वी के अंदर जो चुंबकीय प्रभाव को ये दर्शाती है ना। क्यों चुंबकीय सुई को रखने पर क्यों उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव में क्यों हो जाता है, ऐसा आखिर क्या होता है। तो इसको हम जब चुंबकीय पदार्थ और पृथ्वी का चुंबकत्व चैप्टर नंबर 5वां क्यों रखा गया है, इसके विषय में आपको डिस्कस होगा वैद्युत धारा का चुंबकीय पदार्थ और वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ने के बाद। उसके बाद आता है आपका जो अगला चैप्टर है विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये यहाँ क्यों रखा गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब यहाँ पर देखेंगे इसके बाद जो हमारा मतलब कि आते हैं फैराडे ना। फैराडे जब ऑरस्टेड के प्रयोग को जब उन्होंने पढ़ा, ऑरस्टेड के प्रयोग को जब उन्होंने समझा, जब पढ़ा तो उनके मन में एक ख्याल आया कि ऑरस्टेड धारा से चुंबक बना लिए, ऑरस्टेड धारा से चुंबक बना लिए। ऑरस्टेड आखिर धारा से जो चुंबक बनाए, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन धारा से चुंबक तो चुंबक से धारा क्यों नहीं बन सकता भाई। ये ऑरस्टेड के दिमाग में ये था, ये ऑरस्टेड के ये मन में था कि अगर धारा से चुंबक बन रहा तो चुंबक से धारा क्यों नहीं बन सकता भाई। हम इसका उल्टा करके देखेंगे, इस दुनिया में सारी चीजें उल्टी नहीं होती ना। जैसे कोई व्यक्ति अगर मर जाए तो उसको जीवित करना ना, क्या इसका उल्टा हो सकता है। अभी तक साइंटिस्ट इस पर रिसर्च पर लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। प्रकृति के साथ अगर कोई व्यक्ति खिलवाड़ करता है तो प्रकृति उसके साथ भी खिलवाड़ करती है। तो ये कहीं न कहीं ये मन में था, लेकिन ऑरस्टेड के प्रयोग को उन्होंने अपने तरीके से करना चाहा कि ऑरस्टेड जो प्रयोग किए कि चुंबक से धारा से चुंबक जो बन सकता है तो चुंबक से धारा क्यों नहीं बन सकता। तो ऑरस्टेड प्रयोग कर रहे थे लैब में, जहाँ वो स्टडी कर रहे थे वहाँ पर लैब था, उसी लैब में वो प्रैक्टिकल कर रहे थे। तो प्रैक्टिकल के दौरान वो कई महीने से प्रैक्टिकल कर रहे थे, एक ही प्रैक्टिकल बार बार कर रहे थे, तो वहाँ पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। तो ऑरस्टेड फैराडे जब इसका प्रैक्टिकल कर रहे थे तो कई महीनों इसका प्रैक्टिकल किए। अब एक ही प्रैक्टिकल को करते करते वो थक चुके थे,
तो उन्होंने क्या किया, कुंडली जो बनाई थी उसी कुंडली में क्या किया, चुंबक को फेंक दिया। और जब कुंडली में चुंबक को जब फेंके तो जैसे कुंडली है उसमें जब चुंबक को फेंके तो मैग्नेटिक और गैल्वानोमीटर लगाए थे परिपथ में। वहाँ पर हम आपको बताएंगे, आप लैब में जहाँ पर पढ़ाई करेंगे वहाँ पर लैब में जाकर आप इसका प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। जब आपको पढ़ाया जाएगा वहाँ पर बताया जाएगा कहाँ पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट जुड़ेगा। तो जैसे ही लैब में उसको फेंके तो जैसे ही गैल्वानोमीटर का काम क्या होता है, वो गैल्वानोमीटर यानी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में धारा मापी, ये धारा को नहीं मापता, ध्यान देना, ये धारा को नहीं मापता। ये क्या करता है, केवल धारा के संसूचन को व्यक्त करता है। इसका काम केवल ये है कि किसी परिपथ में धारा बह रही है कि नहीं बह रही है, सिर्फ इसकी गतिविधियों को केवल बताता है। अगर हल्का फुल्का भी धारा बहेगा तो धारा मापी लगा है तो उसकी सुई क्या हो जाएगी, हिल जाएगी। जब उसकी सुई हिल जाएगी तब इतना लोगों को पता चल जाएगा ना, इतना पता चल जाएगा लोगों की हाँ इसमें धारा बह रही है ना। धारा मापने की इकाई एम्पियर अमीटर है, धारा मापने की इकाई क्या है, अमीटर है। लेकिन गैल्वानोमीटर क्या करता है, धारा के संसूचन को व्यक्त करता है। ये धारा मापी है ना, अगर थोड़ा भी परिपथ में धारा जाएगा तो इसकी सुई हिल जाएगी और हिलते ही पता चल जाएगा कि धारा कहाँ से आया। तो जैसे ही उन्होंने कुंडली में चुंबक को फेंका और वैसे ही धारा मापी क्या हो गई, हिल गई। तो फैराडे को समझ में आ गया कि ये हिला कैसे, तो उन्होंने पुनः लिया और पुनः क्या किया, कुंडली में फेंक दिया, पुनः कुंडली में फेंक दिया और पुनः जब कुंडली में फेंका तो पुनः हिल गई ना। तो कई बार उन्होंने इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया और उनको समझ में आ गया कि देखो जो मैं प्रैक्टिकल कर रहा था कि चुंबक से धारा बनता है और चुंबक से धारा उन्होंने बनाया ना। तो इसीलिए फैराडे का जो जनरेटर है वो आज भी यूज किया जाता है। किसी न किसी फंक्शन में आप देखेंगे जो जनरेटर होता है ना, वो जनरेटर फैराडे द्वारा निर्मित जनरेटर है ना। जिस जनरेटर को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए, तो धारा मापी हिला और उनको मतलब कि कामयाबी मिली फैराडे को। तो फैराडे ने क्या किया, इसका रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद पूरी दुनिया के सामने उन्होंने दिखाया कि देखिए आर्मस्टेड ने धारा से चुंबक बनाया और हमने चुंबक से धारा बनाया। तो इस प्रकार विद्युत चुंबकीय प्रेरण नाम का जो चैप्टर रखा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण नाम का जो चैप्टर रखा है वो इसके बाद ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण का चैप्टर रखा जाता है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर चौथा, चैप्टर नंबर पांचवा, चैप्टर नंबर छठा हो गया। और जैसे ही चुंबक से धारा बना वैसे ही हमारा नया चैप्टर निकल कर आता है जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा ये हमारा सातवां चैप्टर है। प्रत्यावर्ती धारा जो पढ़ते हैं ना वो यहीं से स्टार्ट होता है। जब चुंबक से उन्होंने धारा बनाया तो इसका पूरा अध्ययन हम प्रत्यावर्ती धारा करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट यानी जिसको हम बोलते हैं एसी। और यहाँ पर आपको बताया जाएगा एसी खतरनाक है कि डीसी खतरनाक है, इसकी सारी जानकारी आपको प्रत्यावर्ती धारा हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर भी आपका है प्रत्यावर्ती धारा। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। उसके बाद जो अगला आपका चैप्टर रखा गया है वो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसको हम विद्युत चुंबकीय विकिरण बोलते हैं। यानी कि जब आवेश परिवर्ती गत करता है, जब आवेश परिवर्ती गत करता है तब विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण ना। और जब विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न होता है तो परिवर्ती गति के कारण ऐसा होता है। तो अगला चैप्टर 8वां निकल कर आता है विद्युत चुंबकीय तरंगे या विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण या विद्युत चुंबकीय तरंगे। और यहीं पर मैक्सवेल सिद्ध करके दिखाते हैं कि जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की होती है। यहीं से करके दिखाया जाएगा। और यहीं से आपका पार्ट सेकंड स्टार्ट हो जाता है। यहीं से आपका पार्ट सेकंड स्टार्ट हो जाता है। बस माने यहीं से आपका पार्ट सेकंड स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही हम पार्ट 1 को कंप्लीट करेंगे तो वो उसके बाद हम आपको इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड का देंगे। वैसे इंट्रोडक्शन हम आपको पार्ट सेकंड का देंगे। तो ये रहा आपका पूरे पार्ट 1 यानी क्लास 12 का जो पदार्थ का दूसरा गुण है आवेश। आवेश का पार्ट 1 हमने
इंट्रोडक्शन में कंप्लीट कर लिया। इसकी कहानी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र कल आपको डिटेल में पढ़ाई जाएगी।